देखिए एक जो है आपका ग्लास स्लैब है। देखिए ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, एक ग्लास स्लैब है। वह ग्लास स्लैब में एक जो है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। और ग्लास स्लैब के बीच में एक आपका बबल है। क्या है? बबल्स, बबल प्रेजेंट है, बुलबुला। एक ग्लास स्लैब है। क्या है आपका? ग्लास स्लैब है। कहता है कि जब इधर से आप व्यू, देखिए दो तरफ से व्यू कर रहे हैं इधर, है ना। जब इधर से आप व्यू कर रहे हैं, जब इधर से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है आपको 4 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है। यानी कि इधर से जब देख रहे हैं तो आपको ये 4 सेंटीमीटर देख रहे हैं, तो 4 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है। और इधर से जब देख रहे हैं, इधर से आप, तो इधर से जब देख रहे हैं तो ये 6 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है। मतलब ये ग्लास स्लैब के एंगल जो बबल है, बुलबुला है, वो इधर से देख रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर पर, और इधर से देख रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर पर दिख रहा है। क्वेश्चन समझ लीजिए। तो फाइंड थिकनेस, यानी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब क्या है, ग्लास स्लैब की मोटाई क्या है, ये बताना है। फाइंड थिकनेस, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। जबकि म्यू का वैल्यू जो है आपका 3/2 दिया हुआ है। म्यू का वैल्यू क्या दिया है? 3/2। जल्दी से बना करके आंसर भेजिए। कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से समझ लीजिए कि एक आपका बबल्स प्रेजेंट है ग्लास के अंदर, और जब इधर से व्यू कर रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, इधर से देख रहे हैं तो 6 पर दिख रहा है। तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब क्या होगा, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब 3/2 दिया हुआ है। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन कहता है कि एक ग्लास स्लैब है। मान लीजिए कि आपके घर में पेपर वेट होता है एक टेबल पर रखने वाला। वो बहुत सुंदर होता है, वो स्फेरिकल ऐसे होता है आपका सिंपली, लेकिन उसके अंदर बबल्स रहते हैं, बुलबुला रहता है। तो कह रहे हैं कि ग्लास स्लैब है जो आपका क्या है, क्यूब के शेप का है या क्यूबाइड के शेप का है। और वो ग्लास स्लैब के अंदर जो है एक बबल्स छुटा हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। और आपको व्यू हो रहा था, 4 सेंटीमीटर पर दिख रहा था। तो आप बताइए, आप ऑब्जर्वर कहाँ है? आप ऑब्जर्वर जो है एयर में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये ऑब्जेक्ट जो है आपका कहाँ है? डेंसर मीडियम में है। यानी ऑब्जर्वर है रेडर मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में। तो अब आप बात समझ लीजिए कि आपको रियल जगह पर ये नहीं दिख रहा होगा। मीडियम जब चेंज हो जाए, यानी जिस मीडियम में आप रहिए उसके सिवा दूसरे मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रहे, तो याद कर लीजिए हर हाल में कि आपको वो सेम पोजीशन पर नहीं दिखेगा। यानी कि ये आपके लिए एपरेंट पोजीशन हुआ। यानी कि इधर से क्या हो गया? एपरेंट पोजीशन हो गया। यानी एपरेंट पोजीशन ऑफ बबल फ्रॉम वन साइड जो है, सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। एपरेंट, एपरेंट पोजीशन ऑफ बबल, बबल फ्रॉम वन साइड जो होगा, उसकी बात कीजिए क्या है? वन साइड। सुना दे मैं। ठीक है, अपरेंट पोजीशन ऑफ बबल जो है फ्रॉम वन साइड जो है, उसको समझ लीजिए बात ध्यान से कि क्या होगा। अपरेंट पोजीशन ऑफ बबल जो है फ्रॉम वन साइड, ये 4 सेंटीमीटर है। क्या है? अपरेंट पोजीशन हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वर हवा में है, ऑब्जेक्ट ग्लास के अंदर है। उसी तरह से अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर साइड, तो अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर साइड। कहां से? अदर साइड से। क्या है आप ही बताइए। अब ये जो है आपका 6 सेंटीमीटर अपरेंट पोजीशन है, यानी इधर से आपका 4 सेंटीमीटर अपरेंट पोजीशन है। पहले बात को समझिएगा तभी काम बनेगा, क्वेश्चन समझिएगा तभी बात समझ में आएगा। ठीक है, तो अपरेंट पोजीशन है ये। कौन सा पोजीशन है? आपका अपरेंट पोजीशन है। जब अपरेंट पोजीशन हो गया तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हो गया। टोटल अपरेंट पोजीशन क्या हो गया दोनों तरफ मिला के?
द टोटल एपरेंट पोजीशन जो हो गया आपका, वो हो गया आपका कितना, 6 + 4 यानी 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप फार्मूला बताएंगे, ठीक है, तब बात काम बनेगा। ध्यान से देखिए, फार्मूला जो है क्या था आपका, जब ऑब्जर्वर रेडियल मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलिए जल्दी से आप लोग, माइक ऑन करके बोलिए। जब ऑब्जर्वर रेडियल मीडियम में है और तो रियल बाई एपरेंट था, यानी रियल बाई एपरेंट फार्मूला था, एपरेंट रियल बाई एपरेंट। तो रियल ही तो है जो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब होगा, यानी कि रियल जो होगा आपका, रियल थिकनेस, जो थिकनेस होगा ऑफ ग्लास स्लैब इक्वल टू क्या होगा, एपरेंट। तो एपरेंट था 10 और इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था आपका, 3/2 क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी कि बात समझ लीजिए, यानी कि हो गया 15 सेंटीमीटर। यानी बात समझ लीजिए ध्यान से, जब जब मीडियम चेंज करेगा तब तब आपको जो दिख रहा है वहां पर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, अलग पोजीशन पर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए भूलिएगा नहीं। यानी कि हाँ देखिए, एक बात और समझ लीजिए, अगर हम ग्लास के अंदर ही घुस करके इसको देखते हैं तो 4 सेंटीमीटर ही रियल रहता, लेकिन ग्लास के अंदर हम थोड़ी घुस करके देखेंगे कभी। तो एक बात समझ लीजिए, मीडियम चेंज करेगा ना तो आपको क्या है, आपको रियल पोजीशन पर ऑब्जेक्ट कभी भी दिखाई नहीं देगा, आप कुछ भी कर लीजिए। अब सोचिए, हम बार बार कहते थे एग्जाम्पल में, फिर से वही बात, पानी के अंदर अगर मछली है तो मछली जहां दिख रही है ना आपको, वहां पर वो है ही नहीं, इसलिए आप बंदूक गोली से निशाना लगा लीजिए, मछली का जान कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जहां वो है वहां दिख ही नहीं रहा है आपसे। बस इतना ही सोच लीजिए। तो सोचिए कि मछली अगर पानी के अंदर किसी चीज को निशाना लगाना हो तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना पड़ता होगा, गजब का फिजिक्स का लगाना पड़ता होगा दिमाग, ये समझ लीजिए बात को। तो ये क्वेश्चन तो हम बता दिए आपको, है ना, क्या कि एक पोजीशन बता दिए, लेकिन असाइनमेंट में एक क्वेश्चन भेजे थे, उस क्वेश्चन में जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो जेई एडवांस में पूछा हुआ है 2009 में, क्वेश्चन नंबर 11 है। उस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, तब तक हम फिर इधर समझा रहे हैं बात को। इसमें अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, इसमें यदि किन्हीं को कोई कष्ट है तो बतलाइए, है ना, और बात को समझने की कोशिश कीजिए। यानी आपके घर में खिड़की में अगर ग्लास, मोटा वाला ग्लास लग जाए तो बाहर में जो आदमी जहां पर है वहां पर आपको नहीं दिख रहा है, दूसरे पोजीशन पर दिखेगा। पोजीशन थोड़ा चेंज करेगा, जितना मोटाई रहेगा उसके अनुसार पोजीशन चेंज कर जाएगा, बस इतना ही समझ लीजिए। हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे थे। सर वहाँ पे 3/2 कैसे हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, म्यू का वैल्यू होता है ना रिफ्रैक्टिवनेस, उसका वैल्यू दिया था एपरेंट गुने म्यू। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो था आपका है, कितना नंबर है देखिए ध्यान से। सर हाँ बोलिए। असाइनमेंट एक बार हमको भेज सकते हैं फिर से? अभी तो कुछ नहीं होगा, जो भी काम है वो पहले किया जाता है, क्लास के समय कोई सब काम नहीं होगा। चलिए इधर देखिए ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या है जो 11 नंबर था। देखिए कहता है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए एडवांस क्या करता है, 11th क्लास का फिजिक्स और 12th क्लास का फिजिक्स को कैसे मिक्स करता है उसका अंदाजा लगाइएगा इस क्वेश्चन से। कहता है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर एबव द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक। देखिए एक वाटर है, मतलब लेक है, ये यहाँ पानी है भरा हुआ इधर नीचे, ठीक है, और पानी में कौन रहता है, मछली। एक बॉल है जो हवा में गिर रहा है, अब ये एयर है और ये वाटर है, और वाटर सरफेस से ये 20 मीटर की दूरी पर है।
एबव से गिरना शुरुआत किया है और 0 वेलोसिटी से गिरना शुरुआत किया ये ऑब्जेक्ट, यही बॉल है। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नहीं भी है आपके पास तो टेंशन मत लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर एबव द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है 4.3 नहीं लिखा हुआ है, उसको बदल लीजिएगा, किन्हीं के पास गया होगा तो असाइनमेंट में, वो 4/3 है लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिश इनसाइड द लेक मतलब तालाब के अंदर एक मछली है, तो तालाब के अंदर तो मछली होता ही है। इन द लाइन ऑफ बॉल मतलब ये लाइन ऑफ बॉल का जो फॉल है ना उसी के नीचे एक मछली है। तो मछली हमको तो बहुत अच्छा बनाते हैं, फिगर देखिए बनाते हैं मछली का, यह देखिए ऐसे, यही होता है मछली। अब मछली का जो आंख है ना ये आई, ये है आई ऑफ फिश, आई ऑफ फिश, आई ऑफ जो फिश है, ठीक है, मछली का जो फिश है, सॉरी आई जो है उसका और बॉल दोनों एक लाइन में आ गया, क्योंकि देखेगा तो आंखें से। तो कहता है क्वेश्चन में लुक इन द लाइन ऑफ बॉल एट इंस्टेंट व्हेन बॉल इज 12.8 मीटर एबव द वाटर सरफेस। कहता है 20 मीटर से बॉल गिरने लगा था, लेकिन वाटर सरफेस से जब ऊपर ये था कितना, 12.8 मीटर। देखिए क्वेश्चन में करा है द फिश सी द स्पीड ऑफ बॉल, तो कहता है कि ये 12.8 मीटर ऊपर था, इस मछली को इस बॉल का स्पीड कितना दिखाई दिया ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ लीजिए, जबकि जी का वैल्यू 10 लेना है और म्यू का वैल्यू भी दे दिया है। इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर जो है कहाँ है आप लोग बताइए, रेयर मीडियम में है या डेंसर मीडियम में है? डेंसर डेंसर में सर। डेंसर में है। तो डेंसर मीडियम में है तो पहले तो फार्मूला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का याद होना चाहिए, म्यू बराबर कि अगर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इसमें कौन है ये बताइए, मछली या बॉल? मछली। मछली मछली। मछली ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है एपरेंट पोजीशन बाय रियल पोजीशन। रियल पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अब इस फार्मूला को बाद में पहले यूज करेंगे, पहले आप ये बात समझिए कि गेंद 20 मीटर से गिरने लगा और जब 12.8 मीटर ऊपर रहा तो इसका ओरिजिनल स्पीड पहले निकालिए। तो टोटल देखिए अब कहाँ फ्री फॉल को यहाँ पर लाइट में जोड़ रहा है क्वेश्चन को, यानी 20 मीटर से 0 स्पीड से गिरने की शुरुआत किया तो यहाँ पर इसका स्पीड क्या होगा, सीधा सीधा बात निकाल लीजिए। तो आप क्या कीजिए, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, एक का जो वैल्यू होता है वो जी बराबर -10 या 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डाउनवर्ड ही सब ले रहे हैं इसलिए मीटर पर सेकंड ले लीजिए। तो भी बराबर देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, डिस्टेंस कवर बाय बॉल कितना हो गया, तो 20 मीटर की हाइट पर था पहले से, उसमें 12.8 मीटर की हाइट पर अभी है। आज तो गर्दा हो गया है, मौसम एकदम सुहाना है, बारिश इतना तेज हो रहा है कुछ कहने का नहीं। देख लिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए है ना, मछली अब पानी पड़ रहे हैं तो उधर पानी पड़ने लगा है। तो देखिए यहाँ पर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और पॉइंट में कितना आ रहा है देख लीजिए ध्यान से, 7.2 मीटर की दूरी तय कर लिया, यही ना, 7.2 मीटर की दूरी तय कर लिया है। तो आप बताइए कि वेलोसिटी यहाँ क्या होगा, तब v स्क्वायर u स्क्वायर 2ax इनिशियल 0 है, तब v बराबर √2gh, तब 2 गुने 10 गुने 7.2। देखिए क्वेश्चन कैसे जेईई आंसर सेट करता है, कटने वाला 144 का रूट कितना हो जाएगा आप ही बताइए, 12 मीटर पर सेकेंड। और यह स्पीड जो है रियल स्पीड है, यानी रियल स्पीड ऑफ बॉल, रियल स्पीड ऑफ बॉल जो हैगा वो कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड है। अब मछली को तो रियल दिखेगा नहीं क्योंकि मछली पानी में है, जब कोई पानी में रहेगा और पानी में रख के हवा में देखेगा तो रियल तो उसको अपरेंट दिखेगा,
तो देखिए फार्मूला को बदलते हैं, देखिए कैसे, जो पढ़ाते हैं वही फार्मूला है लेकिन वो फार्मूला नहीं है। कैसे? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू बराबर क्या होगा, आपको एपरेंट पोजीशन था, अब दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, टाइम से डिवाइड कर दिएगा तो एपरेंट पोजीशन के बदले एपरेंट वेलोसिटी हो जाएगा, यानी एपरेंट वेलोसिटी। अब देखिए क्वेश्चन में कोई बुक में नहीं दिया रहेगा, ये मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला सब जगह दिया रहता है एपरेंट पोजीशन बटा रियल पोजीशन, एपरेंट वेलोसिटी बाई रियल वेलोसिटी कभी नहीं दिया रहेगा। अब आपको वहां अपने से दिमाग लगाना था कि यहाँ पर रियल वेलोसिटी हो जाएगा, टाइम से डिवाइड करेंगे तो रियल वेलोसिटी। क्वेश्चन कैसे बदलता है वो समझिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गया एपरेंट वेलोसिटी बाई रियल वेलोसिटी, जो फार्मूला है वही वेलोसिटी केवल आ गया, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग कर दिए। तब तो आप समझ जाइए मछली को कौन सा दिखाई देगा, एपरेंट वेलोसिटी, आने की वेलोसिटी ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल सीन बाई फिश जो होगा क्या होगा, एपरेंट वेलोसिटी होगा, एपरेंट वेलोसिटी होगा, इस बात को समझ लीजिए। और एपरेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यहीं से आ गया, रियल गुने म्यू, रियल गुने म्यू। तो रियल कितना था 12 था, म्यू कितना था 4/3 था, तो आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए मछली को जितना स्पीड है ना उससे ज्यादा स्पीड से दिखाई देगा क्या चीज आपको, बॉल, तो मछली डर के बेचारी तो बाहर भाग जाएगी, आप कितना निशाना लगाइए नहीं लगने वाला है, समझ लीजिए। आप मान लीजिए कि गोलियां चला दिए हैं, बॉल क्या गिराया, आप गोली चला दीजिए ऊपर से, मछली देख ली उसको लगा कि बहुत स्पीड में आ रहा है, वो फट से और भाग जाएगी। मतलब कि आपको पानी के अंदर कोई जीव है उसको निशाना लगाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब इस क्वेश्चन में किन्हीं को अगर कोई कष्ट है तो बताइए हमको। इस क्वेश्चन में यदि कोई कष्ट है आपको तो हमको जरूर बताइए। नहीं कष्ट है आपको, कोई कष्ट है तो बोलिए जल्दी से। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, है ना। अब जो है, हाँ बोलिए, अब तो मिट गया। सर एक मिनट, उस साइड वाला लिखना है। लिखना नहीं है, फिर से वीडियो में देख लीजिएगा, दोबारा अपलोड हो जाएगा जब क्लास खत्म होगा तो 1.5-2 घंटे के बाद। अभी साथ साथ क्यों लिखना है, पहले समझना है केवल। हम बोलते हैं ना समझ, लिखिएगा तो समझिएगा नहीं है और समझिएगा तो लिखिएगा नहीं, दो काम एक साथ नहीं होता है, ना मेरे क्लासरूम में होता है ना ऑनलाइन में होता है। लिखने का काम नहीं, सिर्फ समझते जाइए, काम खत्म है। समझ लीजिए, बाद में रिप्ले करके आप देख लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब पर चला जाएगा 1.5-2 घंटे के बाद। चलिए देखिए क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, आज क्वेश्चन ही एससी वर्मा भी होमवर्क आपको दिए हुए थे, हम एससी वर्मा भी होमवर्क हम आपको दिए हुए थे। यस सर था। चलिए तो उसका भी क्वेश्चन हम बताते हैं अभी तुरंत, है ना। और एससी वर्मा ये पहला पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट एससी वर्मा में लाइट है, ये बात याद कीजिए, इसमें मत कहिए सर हमारे पास बुक नहीं है। और पेज नंबर 412, पेज नंबर 412। देखिए कोई बुक नहीं है तो हमारे पास बुक है, टेंशन काहे लेते हैं, हम क्वेश्चन ही समझा देते हैं ना। HCV 14 नंबर क्वेश्चन है लाइट का, रे ऑप्टिक्स, पेज नंबर 413। कहता है रे ऑफ लाइट falling at an angle of 45 degree with the surface of a clean glass slab of thickness of 1 meter refracted into it at angle of 30 degree, calculate time taken by light to cross the glass slab। ये क्वेश्चन तो सब लोग बना दीजिएगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। हम क्वेश्चन समझा देते हैं, बोर्ड पर क्वेश्चन भी आ जाएगा उसी बहाने। रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट जो है इस पर 45 डिग्री पर इंसिडेंट किया है, कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर इंसिडेंट किया है, ग्लास स्लैब है ये, क्या है, ग्लास स्लैब है ये, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका नहीं दिया है। कहता ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस 1 मीटर, यानी 1 मीटर ये मोटा है ग्लास स्लैब, 1 मीटर ये मोटा है।
कहता है रिफ्रैक्टेड इनटू एंगल ऑफ 30 डिग्री। जब ये इधर जा रहा था तो अब इधर नहीं गया, ये रिफ्रैक्ट कर गया इधर की ओर और ऐसे यहां से निकलेगा। तो कहता है रिफ्रैक्शन का एंगल जो दिया है 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में करा है कैलकुलेट टाइम टेकन बाय ग्लास स्लैब टू क्रॉस द ग्लास, यानी कि आपको करा है फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस ग्लास स्लैब, जबकि 1 मीटर इसका थिकनेस दे दिया है और स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट जो दिया हुआ है वैक्यूम में वो दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस इतना समझ लीजिए। तो कहता है टाइम निकाल के बताइए कि कितना टाइम में जो है ये पार कर जाएगा। किसको? ग्लास स्लैब को कितना टाइम में पार कर जाएगा ये निकाल के दिखलाना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था, सिंपल बात में ये कह रहा था कि एक लाइट है, लाइट रे जो है किसी ग्लास स्लैब पर 45 डिग्री पर इंसिडेंट किया है और रिफ्रैक्टेड एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ग्लास की मोटाई जो दिया है 1 मीटर दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है। तो कहता है यह लाइट इस ग्लास स्लैब को कितना देर में पार कर जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं एक, लेकिन फिर दोबारा है तो उसके बाद भी आप लोग से नहीं बनता है। देखिए ध्यान से हम बता रहे हैं फिर से। यहां पर पहले स्नेल्स लॉ लगाइए, क्योंकि रिफ्रैक्टिवनेस लगाना है बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाइएगा, है ना। क्या लगाइएगा स्नेल्स लॉ में? μ1 sin i, तो इधर तो एयर है तो μ1 sin i 45 डिग्री इक्वल टू μ2 sin r। तब μ2 तो ग्लास का रिफ्रैक्टिवनेस होगा और sin r, तो sin r कितना? sin 30 डिग्री। म्यू ग्लास जो आपको आ गया वो sin 45 1/√2 और sin 30 1/2, तो 1/2 ऊपर चला गया यानी ये √2 आ गया आपका, यानी म्यू ग्लास रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास आपका √2 आ गया। और आप जानते हैं म्यू ग्लास बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है एक्चुअली। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी √2। इतना मीटर पर सेकेंड आपको ग्लास में स्पीड आ गया। जब तक ग्लास में स्पीड नहीं निकालिएगा तब तक टाइम कैसे निकालिए? और लेंथ कितना है? 1 मीटर नहीं है, आप गलत फहमी में है, पूरी तरह से गलत फहमी में है। 1 मीटर थिकनेस है ना, लेकिन लाइट तो तिरछा भाग रहा है ना, तो ये तिरछा वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यानी ओ ए बी अगर मान लेते हैं तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में चलिएगा तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपको ओ बी की दूरी निकालना है और आपको पता है ये, तो ये पता है और ये निकालना है। तो इसमें cos थीटा रिलेशन बताता है, याद कीजिए। ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, तो cos 30 डिग्री बराबर जो होगा ओ ए बाई क्या होगा? ओ बी होगा। क्या होगा? ओ बी होगा। इसलिए ओ बी बराबर जो होगा आपका होगा ओ ए, तो ओ ए है आपका 1 मीटर बाई cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, तो ऊपर चला गया यानी इतना मीटर हो गया। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट जो हो गया, डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन ग्लास, ग्लास में कितना डिस्टेंस कवर किया? वो हो गया 2/√3 मीटर आ गया। अब आप लोग ये समझिए और बात समझने की कोशिश कीजिए कि लाइट जो है यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। लाइट किस में चलता है? यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। कहाँ? ग्लास के अंदर। क्या चलता है? यूनिफॉर्म मोशन में। तो x बराबर vt, तो इसलिए टाइम टेकन जो होगा, टाइम टेकन का फॉर्मूला होगा x और vt, तो x/v आने की वेलोसिटी ऑफ इन ग्लास। तो अब आपको t बराबर जो होगा, x डिस्टेंस है 2/√3 मीटर है, देख लीजिए 2/√3 मीटर है, और स्पीड कितना है? स्पीड इन ग्लास है 3 × 10⁸ और बाई 2 √2, तो √2 पर चला गया। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि जो टाइम आएगा 2√2 बाई 3√3 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके क्या होगा? -8 में चला जाएगा। इतना को गुना भाग कीजिएगा तब जाके आपका आंसर आएगा। बात समझ लीजिए। अब इसमें अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए।
बना कर भेज दिए क्वेश्चन सर। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं है तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो यानी कि बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत कष्ट तो नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है एससी वर्मा का, वो 50 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी तुरंत अभी बतला रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन बनाएंगे तभी आपको कंसेप्ट पकड़ में आएगा कि उस क्वेश्चन का मतलब और मीनिंग क्या निकल रहा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पानी में जब कोई अब मतलब स्टिक को, छड़ी को रखिएगा तो छड़ी सीधा नहीं टेढ़ा दिखता है। तालाब उलाब में कोई पॉल उल कभी गड़ा हुआ देखे होंगे तो टेढ़ा दिखता है अंदर, है ना। तो उसी से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन है। अ पोल ऑफ लेंथ 1 मीटर है, एक पोल है जिसे खंभा है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। अ स्टैंड हाफ डिप्ड इन अ स्विमिंग पूल विथ वाटर लेवल 50 सेंटीमीटर। एक स्विमिंग पूल है, मतलब कि सोचिए ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया HCV 15 नंबर। कहता है कि एक तालाब है, ठीक है, एक तालाब बना दिए यहां से यहां तक। कहता है तालाब में जो है पानी भरा हुआ है, तालाब में क्या है, पानी भरा हुआ है। तो बेस ऑफ, ये बॉटम लिख देते हैं, ये क्या है, तालाब का बॉटम है। इसमें एक जो है आपका स्टिक है, क्या है, एक छड़ी है। इस तरह से छड़ी जो है यहाँ पर खड़ा है, ये स्टिक है आपका, छड़ी है जो 1 मीटर की हाइट है, लंबा है छड़ी है। लेकिन इसमें आधा मीटर तक पानी भरा हुआ है, आधा मीटर तक, 50 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, बस समझ लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है ये। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है, मतलब लेंथ इसका जो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो है ये पानी में डूबा हुआ है। और 50 सेंटीमीटर जो है ये हवा में है। 50 सेंटीमीटर कहाँ है, ये एयर में है। कहाँ है, एयर में है। यानी ये वाटर है और इधर वाला पार्ट में एयर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, जबकि रिफ्रैक्टिव 1.33 मत यूज कीजिएगा, 4/3 को ही 1.33 कहते हैं, क्योंकि यूज करने में 4/3 ज्यादा आसान होता है। सनलाइट इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ वर्टिकल। सनलाइट जो है 45 डिग्री पर आता है वर्टिकल से। 45 डिग्री पर क्या आता है, वर्टिकल से। यानी कि लाइट आ रहा है 45 डिग्री पर वर्टिकल से। तो वर्टिकल से जब 45 डिग्री पर आ रहा है तो कैसे आ रहा होगा वो सोचिए। पोल खंभा पर कैसे गिर रहा होगा, तो ऐसे गिर रहा होगा, ऐसे गिर रहा होगा। लेकिन इधर का तो परछाई बनने लगेगा, जो फाइनली सबसे लास्ट वाला आएगा वो ऐसे आएगा, और ऐसे जाना चाहिए था इसको, ऐसे। बस सोच लीजिए 45 डिग्री पर जो लाइट है उसको आना चाहिए था ऐसे, और ये 45 डिग्री पर गिरने का मतलब ये हुआ कि इसके नॉर्मल से 45 डिग्री पर एंगल ये बना रहा है। तो इधर से भी 45 डिग्री हो गया 45 डिग्री पर, और इधर से भी 45 डिग्री हो गया। ये लाइट रे फॉल किया है 45 डिग्री पर खंभा पर, तो जस्ट जो खंभा से टकराते हुए पार करेगा लाइट, वो सीधा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नॉर्मल खींच देते हैं। अब आपको पता है कि हवा से पानी में जा रहा है, क्या चीज, हवा से पानी में जा रहा है लाइट, तो टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा था एसी में कि एक खंभा है, यानी पोल है जो 1 मीटर लंबा है, जिसमें पानी में डूबा हुआ है। यानी एक तालाब है, एक झील है, एक पुल है, जो भी कहिए, उसमें पानी में है, 50 सेंटीमीटर लेवल तक वाटर है। तो लाइट तिरछा रहा है, रेड से लाइट दिखा रहे हैं, लेकिन जो एकदम एंड से आएगा जस्ट इसको टच करते हुए पार करते चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हवा से पानी में जाएगा, अब इस पाथ पर नहीं जाएगा, क्योंकि हवा से पानी में जाने के बाद लाइट किधर जाता है, टुवार्ड्स नॉर्मल। और ये आपका नॉर्मल का काम कर रहा है, ये नॉर्मल का काम कर रहा है। जब नॉर्मल का काम कर रहा है तो लाइट अब उस पाथ पर नहीं जाएगा, लाइट यहां से अब इस पाथ पर जाएगा, ऐसे। यानी ये पाथ पर आपका अब लाइट नहीं जा पाएगा, इसलिए इसको डॉटेड बना देते हैं। जाना चाहिए था इधर, लेकिन अब जा नहीं पाएगा। अब परछाई की लंबाई कहता निकालने के लिए, लेंथ ऑफ शैडो,
कहता है 1 मीटर लंबी छड़ी का लेंथ ऑफ शैडो बॉटम पर, यानी कि लेक तालाब के बॉटम पर लेंथ ऑफ शैडो क्या बनेगा। तो अगर अगर हवा से हवा में रहता, ये पानी उनी नहीं रहता कहीं, तो सीधा लेंथ ऑफ शैडो ये होता है, यहां से जहां से जाके लाइट टकराने वाला था ये लेंथ ऑफ शैडो होता, और 45 डिग्री था तब 45 1 मीटर हो जाता। लेकिन आपका यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अब लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा वो समझ लीजिए, क्योंकि लाइट रे जो है इधर से आ रहा है तो इस तरह से ये जा रहा है, बस इतना ही समझ लीजिए, इधर से अब फिर इधर चला गया लाइट रे, अब इधर चला गया, तो लेंथ ऑफ जो शैडो होगा आपका वो समझ लीजिए कि आपका क्या होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ शैडो आपका ये हो जाएगा, ये लंबाई जो होगा लेंथ ऑफ शैडो हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, यानी ये लंबाई जो है लेंथ ऑफ शैडो होगा। नेमिंग कर देते हैं, यहाँ ओ मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, इतना सारा पॉइंट है। अब आपको पहले से अब समझ में आ गया कि लेंथ ऑफ शैडो जो होगा वो क्या होगा। तो लेंथ ऑफ शैडो जो होगा, लेंथ ऑफ शैडो जो होगा ओडी प्लस ओ डीई होगा, क्या होगा, डीई होगा, यही आपको निकालना है, यानी ओ डी से डीई की दूरी जो होगा आपका लेंथ ऑफ शैडो होगा। तो देखिए सिमेट्रिसिटी से अगर देखिएगा तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये बात समझ लीजिए, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी बात समझ लीजिए, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो आपका ए बी सी जो है आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी जो है आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो जो ए बी होगा वही ए सी होगा लंबाई में, और वही ओ डी होगा, यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल फ्रॉम फिगर से कह सकते हैं, क्योंकि बोल दिए हैं तो अब सिर्फ फिगर से अनुसार लिख देंगे, क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ए बी बराबर होगा ए सी, यानी ए बी बराबर होगा ए सी, और ए सी बराबर ही होगा ओ डी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, और ये होगा 50 सेंटीमीटर, ये बात पहले से समझ लीजिए आप, है ना, 50 सेंटीमीटर। और आपका एओ जो है वही होगा सी डी, यानी एओ जो है वही होगा सी डी, और वही फिर से होगा ये 50 सेंटीमीटर। मतलब सबका पहले डाटा लिख दीजिए और तब ना क्वेश्चन बनेगा। तो बात समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर बहुत बड़ा कोई धोखा नहीं होने वाला है, लेकिन है आपको ये दूरी तो निकाल दिए ओडी, अब आपको डीई निकालना है, डीई निकाल दीजिएगा तो लेंथ ऑफ शैडो निकल जाएगा। तो डीई कैसे निकालेंगे ये बात तब समझना, थोड़ा सा यहाँ टेंशन है, अब सॉल्यूशन आपसे करवा लेगा अच्छा खासा। मेन यहाँ तक शैडो तो निकाल दिए, सिमेट्रिसिटी ज्योमेट्री सीधा 7वां 8वां 9वां क्लास वाला लगा दिए, काम खत्म हो गया मेरा। लेकिन ये डीई दूरी कैसे निकालें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिवनेस दिया हुआ है और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट पता है, तो ये एंगल को आप आर एंगल मान लीजिए, कि मान लेते हैं कि ये एंगल आर है, ऐसे भी। तो अब आप बताइए बाई स्नेल्स लॉ से लिखिएगा तब क्या होगा, बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ से लिखिएगा तब क्या होगा, स्नेल्स लॉ से लिखिएगा तो लिखिएगा म्यू1 साइन आई, तो हवा में लाइट आ रहा है, पहला मीडियम कौन होगा, हवा होगा, क्योंकि लाइट हवा से आ रहा है, तो म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2, म्यू2 मतलब वाटर, वाटर म्यू2 साइन आर, और साइन आर आपको पता नहीं है, लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका 4/3 दिया हुआ था, इसलिए यहां से अब जब चलिएगा तो साइन आर बराबर जो आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा, साइन 45 1/√2 पहले से आ गया है, देख लीजिए। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, देख लीजिए, म्यू वाटर का 4/3 है, तो नीचे वो जाके लिखाएगा, यानी 4 नीचे लिखाएगा और 3 ऊपर लिखाएगा, 3/4√2 आ जाएगा साइन आर, साइन आर आ गया। लेकिन साइन आर से वैल्यू तो निकलेगा नहीं आपको, देखिए साइन आर आ गया ना,
ये साइन, क्योंकि साइन आर लगाने के लिए आपको ये वाला डाटा चाहिए, तो है नहीं पता, तो ये डाटा निकालने के लिए साइन आर से नहीं निकलेगा। अब 10th क्लास का ट्रीगो यूज कीजिए। साइन आर का वैल्यू अगर पता हो, सिंपल ट्रीगो में चलिए। साइन आर, अगर ये वैल्यू आर है और साइन आर का वैल्यू पता है, तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी ये 3 होगा और ये 4√2 होगा। तो आप लोग बताइए ये क्या होगा? तो 16 दूनी 32 में से 9 घटा दीजिए, √23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब बताइए साइन आर भी निकल गया, सब निकल गया। तो अब यहाँ पर हमको साइन आर से नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन जो फिगर में बताएगा, इस फिगर में बताएगा इन ट्रायंगल। चलिए अब इन ट्रायंगल कौन सा? CDE में, CDE में चलिए tan r बराबर क्या लिखिएगा? तो tan थीटा बराबर होगा CD मतलब DE अब बाई क्या CD। tan r बराबर, चलिए तो tan r बराबर होगा आपका, देख लीजिए tan थीटा बराबर होगा DE बाई CD, यानी DE बाई CD। अब एक बात समझ लीजिए, tan r का वैल्यू जो DE बाई CD है ये तो हो गया, और एक tan r यहां से निकाल लीजिए, यहां से निकालिएगा tan r ऑल्सो करके। तो tan r यहां पर आप निकाल सकते थे, देखिए हम यही लिख देते हैं। tan r बराबर क्या होगा जब ये लिख दिए हैं तब? तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 3/√23 है। देख लीजिए बोर्ड पर ध्यान से। अब 3/23 तो tan r ये भी, tan r ये भी है, तो नाउ आप लिख सकते हैं DE बाई CD। और CD का वैल्यू कितना है? CD का वैल्यू देखिए लिखा हुआ 50 सेंटीमीटर है, तो DE बाई CD 50 सेंटीमीटर, और tan का वैल्यू है 3/√23 है। क्या है? √23 है। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए DE बराबर जो लिखिएगा आप, वो क्या हो जाएगा? तो DE बराबर होगा 150 बटा √23 होगा। देख लीजिए ध्यान से, 150 बाई √23 होगा। और √23 का वैल्यू कितना होगा? लगभग 5 से थोड़ा सा कम ही होगा। अगर 5 आता है तो इसे डिवाइड कीजिए तो कितना होगा? 30 आएगा। तो 30 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि 5 से 30 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी कि 32 33 के आसपास आएगा। तो अगर ये 33 मान लेते हैं, लगभग 33 आ रहा है सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ शैडो जो था, लेंथ ऑफ शैडो, वो लेंथ ऑफ शैडो जो था, लेंथ ऑफ शैडो जो था, लेंथ ऑफ शैडो जो था आपका क्या क्या था? आपका OD आप प्लस DE था। तो OD का वैल्यू पहले से 50 आ गया है, अब प्लस ये लगभग 32 दशमलव कुछ आता होगा, देखिए कैलकुलेशन करके, है ना? ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन करके देखिए, 32 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 150 बाई √23, 150 बाई √23 को कैलकुलेशन कर लीजिए जल्दी से। 1.5 आ रहा है, मतलब 31.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 31.5 आ रहा है। ये जो आ रहा है 31.5 आ रहा है। तो देखिए 31.5 जब लिखिएगा तो हो जाएगा 81.5 सेंटीमीटर। इस बात को समझ लीजिए, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे निकला है। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ही हर हाल में। ठीक है, सर देखिए जो हाँ बोलिए। वहाँ पे ए बी इजकल टू सर हटेगा थोड़ा, अब वहाँ कुछ पे नहीं, मिट गया है। अब लिखने का वहाँ पे काम है अभी सर। नहीं कीजिए, लिखने का काम अभी मत कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसकी फुल गारंटी देते हैं, बस इतना ही सोच लीजिए। या तो छपाई मशीन बन जाइए, नहीं तो समझ लीजिए। जिनको सिर्फ लिखना है ना, वो फी जमा कर दिए पूरा, और 250 रुपये में वो कॉपी देंगे, उसमें सब लिखा हुआ है, उसमें एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, उसको केवल देख लीजिएगा। बार बार कहते हैं कि जब अभी समझा रहे हैं तो सिर्फ आंख और कान और दिमाग जो है ना, सीधा एकदम समझने पर लगाइए।
लिखने के फेर में रहेंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। लिखने के लिए क्या कीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद उतार लीजिएगा अगर जल्दबाजी में है तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, देखिए ध्यान से। एक भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब ध्यान से समझिएगा। देखिए 16 नंबर प्रॉब्लम है, 16 नंबर प्रॉब्लम है। बुक खोल के भी बैठे रहिए, थोड़ा देर बुक भी पढ़ सकते हैं आप। हम इधर देखिए लिख रहे हैं, कहता अ स्मॉल पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर 2.5 मीटर डीप लेक। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक तालाब है, तालाब में जो है पानी भरा हुआ है। तालाब में क्या है, पानी भरा हुआ है। मान लेते हैं इतना दूर तक पानी भरा हुआ है, इतना दूर तक पानी भरा हुआ है, ये वाटर है। ये तालाब है, ये वाटर का लेवल है, ये वाटर है, यहाँ से यहाँ तक वाटर है और इधर एयर है। कहता है तालाब पर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। तो बहुत सारा चीज ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तालाब पानी में। पानी में कोई गेंदे उंदे फेंक दीजिए, फ्लोट करते रहेगा। तो तालाब में कहता है कि एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर फ्लोट कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट था, ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था। और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है वो वुड है। ये क्या है, वुड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वुड है। कहता है कि ये तालाब की जो गहराई है 2.5 मीटर गहरा है। 2.5 मीटर जो है ये गहरा है तालाब। कितना है, 2.5 मीटर गहरा है। इस बात को समझ लीजिए, कितना है, 2.5 मीटर गहरा है, बस इतना ही समझ लीजिए। 2.5 मीटर गहरा है तालाब, ज्यादा नहीं। 2.5 मीटर मतलब आपके हाइट से ज्यादा, आप मतलब डूब जाइएगा। हम आदमी का हाइट लगभग होता है 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में, है ना, मतलब कि 4 फीट से 6 फीट के बीच में। तो वही तो बोले 1.5 से 2 मीटर के बीच में होता है सब आदमी का हाइट। और 2.5 मीटर है तो जरूर डूब जाइएगा तालाब में। कहता है वेयर डज द शैडो फॉर्म ऑन द बॉटम व्हेन द सन इज जस्ट सेटिंग। सूर्य जस्ट डूबने वाला है, सूर्य जस्ट डूबने वाला है। तब कहता है सूर्य, मतलब कि सूर्य, अब इधर तो हम सूर्य दिखा नहीं सकते हैं बोर्ड पर, तो इधर सूर्य दिखा रहे हैं। सूर्य जस्ट डूबने वाला होगा, तो डूबने वाला होगा तो सूर्य इधर होगा कहीं ऐसे। ये सन है, सन सेटिंग है, मतलब डूबने वाला है। तो सन से लाइट जब इस वुड पर टकराएगा तो कैसे टकराएगा आप बताइए। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। सूर्यास्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, सूर्यास्त होने वाला था, और एक वुडन वुडन ब्लॉक जो है फ्लोट कर रहा था वाटर में। वाटर जो है गहरा है 2.5 मीटर। तो कहता है कि इस वुडन ब्लॉक का जो आपका शैडो बनेगा ना, वो शैडो इसके परपेंडिकुलर पोजीशन से कितना दूरी पर इधर बनेगा, ये बताइए। आप बताइए, सिंपल सा बात समझ लीजिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत भारी नहीं है। अगर एकदम दिन का दोपहरिया रहता, मतलब 2, 2:30, 12 बजता, तो सूर्य एकदम जस्ट ऊपर रहता है। तो जस्ट ऊपर रहता है तो इसका जो शैडो है जस्ट नीचे बनेगा। जैसे से सूर्य इधर भागेगा, शैडो इधर भागेगा। अब सूर्यास्त होने वाला है, सन सेटिंग, सूर्य डूबने वाला है। तो सूर्य डूबने वाला है, तो वही पूछ रहे हैं शिवर्मा कि बताइए इस वुडन ब्लॉक का जो शैडो बनेगा बॉटम पर तालाब में, वो कहाँ बनेगा, वह पोजीशन बताइए। और वह पोजीशन इसके परपेंडिकुलर से यहाँ बताना है, या शैडो की लंबाई बताना है। पोजीशन ऑफ शैडो बताना है कि कितना होगा। क्या आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को? तो आप लोग के लिए 2 मिनट। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझने की कोशिश, क्वेश्चन उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में है आपका, तो लाइट रे पहले आएगा कैसे, जब सन सेटिंग होगा तो लाइट रे हॉरिजॉन्टल आएगा, आने की लाइट रे ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा लाइट रे इधर से ऐसे ऐसे, और ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा। आप बताइए कि यहाँ 2 फेनोमेना एक जैसा होता है, याद कीजिए, ध्यान से समझिएगा। अगर रेयर मीडियम से, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अगर डेंसर से रेयर जाता है तो क्रिटिकल एंगल पर ग्रेज करने लगता है लाइट, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ से लाइट जो है ना ऐसे बेंड कर जाएगा, ऐसे आपका इस तरह से बेंड कर जाएगा आपका, यानी कि जो आप समझते थे ना उसी वाला होगा, लेकिन ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर ये, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस बात को याद कर लीजिए। और आपका इस ऑब्जेक्ट का शैडो जो होगा ये लंबाई हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं इसमें कि अगर वहां O मानते हैं, यहाँ A और यहाँ B,
तो यहाँ देख लीजिए कि आपका क्रिटिकल एंगल है। आपको ओबी का लंबाई 2.5 मालूम है, आपको ये निकालना है। तो पहले तो क्रिटिकल एंगल, आप फार्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार स्नेल लॉ लगाना है, स्नेल लॉ से भी आएगा, फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो अगर साइन सी बराबर आप फार्मूला जानते हैं तो 1/μ वाटर जानिएगा, अब म्यू वाटर कितना दिया, 4/3 होता है, तो 3/4 आ गया आपका साइन सी। देख लीजिए म्यू वाटर 4/3, तो यहाँ हो गया कितना, 3/4 हो गया साइन सी का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ फिर आपको वही क्या टेंशन है, यहाँ आपका जो ए बी है ये निकालना और इसमें tan का रिलेशन है, तो आपको फिर से वही जाना पड़ेगा, कहाँ, जहाँ 10th क्लास वाला में। अगर ये सी है तो साइन सी होता है 3/4 होता है ऐसे, तो 16 में से 9 गया तो √7 बच गया। देख लीजिए ध्यान से। अब tan c बराबर क्या लिखिएगा आप, तो tan c बराबर 3/√7 हो जाएगा। देख लीजिए बात ध्यान से समझिए अच्छी तरह से। अब आपको इन ट्रायंगल ओ ए बी में चलिएगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी में चलिएगा तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी में चलिएगा तो आप लिखिएगा tan c बराबर जो होगा परपेंडिकुलर यानी ए बी और बाई क्या लिखिएगा ओ बी। तो आपको tan c का वैल्यू 3/√7 यहाँ आ चुका था, 3/√7, और ए बी तो आपको निकालना ही है, और ओ बी जो दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, 2.5 दिया है। इसलिए लेंथ ऑफ शैडो जो होगा या पोजीशन ऑफ शैडो फ्रॉम परपेंडिकुलर जो होगा, दोनों होगा, लेंथ जो आज आपका बनेगा, लेंथ ऑफ शैडो जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 गुने 2.5/√7। इसको गुना भाग कर लीजिएगा, इतना मीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से। अब किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए ध्यान से, और पहले प्रॉब्लम पूछिए, उसके बाद की बात आगे करेंगे। देखिए बिना प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि आप स्नेल्स लॉ का कंसेप्ट कैसे, देखिए लाइट में कंसेप्ट कैसे डेवलप होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो बहुत लोग छापते रहते हैं, मेरे साथ साथ छापते रहिए, छपाई मशीन बन जाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लाइफ में, है ना। हमको भी 2-4 फोटो कॉपी करके भेज दीजिएगा जल्दी से। बात को पहले समझिए। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन बताएंगे एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का क्वेश्चन से, है ना। 1-2 क्वेश्चन तो बता दिए थे अभी किसका, ग्लास वाला में एपरेंट और रियल, एक आपका जे एडवांस वाला क्वेश्चन बता दिए थे, है ना। अब इसमें देखिए आपका क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी में भी ये प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन करवाएंगे पूरा, लेकिन एनसीईआरटी चूंकि मिक्स होता है, जब तक पूरा थ्योरी समाप्त नहीं होगा तब तक एनसीईआरटी हाथ नहीं लगाते, एनसीईआरटी सबसे लास्ट में बताते हैं पूरा क्वेश्चन 100%। देखिए इसमें एनसीईआरटी का ही ये प्रॉब्लम है, 17 नंबर एससी वर्मा। एन ऑब्जेक्ट पी फोकस बाय माइक्रोस्कोप एम, a glass slab of thickness 2.1 centimeter introduced between P and M. If refractive index of glass is 1.5 and distance should microscope shifted from, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए। पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। देखिए मान लिया जाए ये क्वेश्चन नंबर 17 है एससी वर्मा का। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लिया जाए कि यहाँ पर ये आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एक माइक्रोस्कोप है, ये इसके लाइन में एक माइक्रोस्कोप लगा दिए हैं। यानी सोचिए ना कि आप बैक्टीरिया वायरस को देख रहे हैं अपने हाथ पर, तो माइक्रोस्कोप कभी यूज किए हैं आज तक लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप? कभी अगर माइक्रोस्कोप यूज किए हैं तो याद कीजिएगा कि माइक्रोस्कोप में एडजस्ट किया जाता है। तो मान लीजिए कि दिस इज द माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप से आप जो है, इस माइक्रोस्कोप से आप जो है, इस माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप से आपका सुंदर सा आई यहाँ लगा दिया, अपना आंख सुंदर सा, ये आपका आई है, क्या है आई है। आप माइक्रोस्कोप लगा करके इसको देख रहे थे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख लिए ध्यान से, माइक्रोस्कोप लगा करके आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। आप तो ऑब्जेक्ट को देख रहे थे बड़े आराम से, आपको दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। इस माइक्रोस्कोप मतलब कि माइक्रोस्कोप लगा करके आप ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, और आप एक आंख बंद किए थे, एक आंख से देख रहे थे। और हम क्या किए हैं बीच में, हम क्या किए हैं चला के बीच में, आपको आप देख रहे थे,
आप लेकिन हमको नहीं देखें, किसको नहीं देखें, हमको नहीं देखें, और हम इसके बीच में वो ग्लास स्लैब कहीं लाके ऐसे रख दिए, ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिए इसके बीच में ऐसे, ये ग्लास स्लैब इसके बीच में, या तो नीचे ऑब्जेक्ट पर सटा दीजिए या हवा में रखिए या ऊपर उसमें सटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये ग्लास कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस ग्लास से फर्क ये पड़ेगा, ग्लास का थिकनेस दिया है, यानी थिकनेस दिया है 2.1 सेंटीमीटर, मतलब ये थिकनेस दिया है 2.1 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो दिया हुआ है, म्यू ग्लास जो दिया है वो 1.5 यानी 3/2 वही दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब बताइए, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है एससी वर्मा का। तो आपको बताना है, फिर से आपको टाइम देंगे हम बनाने का क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, है ना, समझने का काम कीजिए, है ना, सिलेबस सब कुछ समाप्त होगा अच्छे से, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, बात समझने का कोशिश कीजिएगा, समझने का ध्यान दीजिएगा। माइक्रोस्कोप से आप देख रहे थे इस ऑब्जेक्ट को, बीच में ग्लास ला दीजिए, तो बीच रास्ते में एक ग्लास जब आ गया तो ऑब्जेक्ट वो आपको दिखाई नहीं देगा। अब क्यों, ग्लास बीच मीडियम में आ गया, मतलब आप रेयर मीडियम से अब आप डेंसर मीडियम में देख रहे हैं, ग्लास के थ्रू देख रहे हैं, मतलब डेंसर मीडियम से देख रहे हैं। तो ग्लास के थ्रू जब देख रहे हैं डेंसर मीडियम में, तो आपका जो रियल पोजीशन पर, क्योंकि देखिए माइक्रो, देखिए क्वेश्चन में एक बात और है, यहाँ माइक्रोस्कोप क्यों लगाया गया है, सीधा आई क्यों नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन पर डिस्कशन पहले कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो एग्जाम ने ना आपसे क्वेश्चन छुड़वा देगा माइक्रोस्कोप सिर्फ लगा करके। माइक्रोस्कोप अगर आई सिर्फ देता, इस क्वेश्चन में आई देता तो जानते हैं क्या होता, आई सिर्फ अगर देता तो, अगर सिर्फ आई देता तो क्या होता, हम लोग का आई का एडजस्टिंग पावर होता है, एडजस्टिंग पावर, एडजस्ट करने की शक्ति होती है इसमें, तो ग्लास रख भी देते ना तो ऑब्जेक्ट आपको दिखते रह जाता। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर माइक्रोस्कोप नहीं देता, सिर्फ आपको कहता देखने के लिए, तो ये ग्लास इंट्रोड्यूस भी कर देते ना तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखते रह जाता। लेकिन माइक्रोस्कोप नॉन लिविंग है, माइक्रोस्कोप में एडजस्टिंग पावर होता है, लेकिन कब, घुमाने के बाद। तो माइक्रोस्कोप से कोई चीज को ऐसे देख रहे थे आप, और ये पेन को हम देख रहे हैं, अब बीच में ला दिए ग्लास स्लैब, अब माइक्रोस्कोप का एडजस्टिंग पावर नेचुरली नहीं है, उसको तो एडजस्ट कीजिएगा तब दिखाई देगा, तो अब तो दिखाई नहीं देने लगा। लेकिन यही माइक्रोस्कोप नहीं रहता, सिर्फ आई से देखते रहते ना, तो हमारा आई तुरंत एडजस्ट कर लेता और हमको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनता। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में हर हाल में माइक्रोस्कोप आपको क्वेश्चन में डालेगा, लेकिन माइक्रोस्कोप का यहाँ कोई यूज नहीं है। माइक्रोस्कोप का सिर्फ इतना ही समझने में यूज है कि माइक्रोस्कोप लगाने से वो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। फिर कहेगा कि माइक्रोस्कोप को कितना आगे पीछे करें कि आपको दोबारा ऑब्जेक्ट दिखने लगे, फिर कहेगा माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर नीचे करें कि ये ऑब्जेक्ट दोबारा दिखने लगे। समझ में आया बात, आप लोग बताइए। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। तो माइक्रोस्कोप का पोजीशन कितना से शिफ्ट करेगा यही बताना है आप लोग को। कैसे बनाइएगा क्वेश्चन आप बताइए, क्या कीजिएगा, जबकि यहाँ पर आपको अपरेंट और रियल वाला ही फॉर्मूला लगेगा। आपको क्या कीजिएगा, दिमाग लगाइए, सोचिए, तब जवाब हमको दीजिए। क्या कीजिए कि आंसर आ जाए, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, हमको आंसर निकालना फटाक से। क्या करेंगे कि आंसर आ जाए, कितना से माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करें कि दोबारा ये दिख जाए, बोलिए जल्दी से, क्या कीजिएगा। कंसेप्ट है, इसको याद करना पड़ेगा, हम बोलेंगे जो आंसर के, नहीं तो सोच लीजिए, नहीं याद करके रखिए तो फिर आपसे बनेगा नहीं है क्वेश्चन। ये कंसेप्ट है, जब जब आपको माइक्रोस्कोप से देखेगा उसके बीच में ग्लास स्लैब डालेगा तो आपको माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा दोबारा, तभी ऑब्जेक्ट दिखेगा। आंसर हम बोल रहे हैं, शिफ्टिंग लगाना है, शिफ्टिंग, नॉर्मल शिफ्टिंग का फॉर्मूला लगाना है। और नॉर्मल शिफ्टिंग में कौन, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, और ग्लास स्लैब लग जाने के बाद ऑब्जेक्ट चला गया डेंसर में, क्योंकि हमको क्या पता, हमको तो पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है जो ग्लास के अंदर है, हमको तो ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जो सोल्यूशन होता है, यानी शिफ्टिंग लिख देते हैं, शिफ्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है वह जो होगा आपका नॉर्मल शिफ्टिंग के बराबर होगा, नॉर्मल। तो आप लोग अब बताइएगा, जल्दी से फॉर्मूला बोलना है। ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में हो,
सॉरी ऑब्जर्वर एरर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम हो तो शिफ्टिंग का फार्मूला बोलिए क्या होगा, जल्दी से बोलिए नॉर्मल शिफ्टिंग का फार्मूला। रियल डेप्थ into 1 माइनस 1 real depth 1 रियल minus डेप्थ into 1 minus 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही ना। तो रियल डेप्थ कितना था, रियल डेप्थ ये थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब होगा, रियल डेप्थ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब होगा यानी 2.1 होगा, और 1 माइनस 1.5 को आप यहाँ से 1.5 ऐसे लिख दीजिए, तो 1.5 में से बन जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा, यानी 2.1 गुने 0.5 अब बाई 1.5 आ जाएगा। देख लिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ से ये दशमलव तो सीधा उड़ गया, और 3 यहाँ से काट दीजिए, पहले 5 या 15 3 हो गया, सीधा दशमलव उड़ गया। और अब बताइए कि कितना हो गया, 0.7 सेंटीमीटर से आपको शिफ्टिंग कीजिएगा तो दोबारा फिर ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है, आप समझ सकते हैं बात को, ठीक है। तो इस कंसेप्ट माइक्रोस्कोप जब लगाएगा तो कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। हम बार बार कहते हैं कि आप थ्योरी पर याद रखिए। देखिए आप लोग सोचते हैं ना कि हम बोलते हैं गलत बात की रट लो, हम रटने नहीं बोलते हैं, प्रैक्टिस करने बोलते हैं। याद कीजिए, जब तक दिमाग में कोई बात नहीं रहेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। हम मान लिए कि हम इतना नॉलेज दे रहे हैं, इसको देने से कोई फायदा तो है नहीं जब तक आप स्टोर नहीं कीजिएगा, है ना। स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। नहीं तो समझ लीजिए ये जो हो जाएगा झोला, जो फटल झोला होता है ना, फटल झोला में ऑब्जेक्ट डालिए, मतलब पॉलीथीन नीचे फटल है, ऊपर से प्याज डालते जाइए तो क्या होगा, अटक जाएगा, आपका भरेगा थैली, नहीं भरेगा। वही बात है, हम जो बताते हैं उसको ध्यान से नहीं सुनिएगा, याद नहीं कीजिएगा, आपकी बात दिमाग में नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। और दिमाग में बात जाने के लिए 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा, 10 बार पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं आपके पास। सिलेबस लंबा चौड़ा है, 2 महीना में आप फिजिक्स को हिला नहीं सकते हैं, 2 महीना में तो इलेक्ट्रोस्टैट आपसे वो चैप्टर नहीं लेगा, समझ लीजिए। 15 चैप्टर है पढ़ना पूरे फिजिक्स में, देख रहे हैं लाइट में कैसे। और आपको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, एग्जाम के हिसाब से पढ़ाते हैं, बस इतने ही याद रखिए। बिना एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर आते हैं। देखिए अगले क्लास में चालू हम करेंगे, जानते हैं क्या, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। उसके पहले सोचते हैं कि प्लेन सरफेस का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस पर चले जाएंगे तब फिर स्फेरिकल की बात करेंगे। यहाँ तक रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस था, अब स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन सोचिए इससे भी टेढ़ा होगा, तो उसको बिना क्वेश्चन बनाए वहां कैसे जानिएगा। देखिए क्वेश्चन हम अगला जो बता रहे हैं आपको, 18 नंबर भी क्वेश्चन वही है, 19 नंबर भी क्वेश्चन वही है ना। 3-4 क्वेश्चन जो है लगातार वही है आपका 18-19, लेकिन टाइम लगता है बहुत कम है ना। 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा, 1 मिनट बाकी है, 39 हो चुका है। और पढ़ना आगे बोलिए कि आगे अब अगला क्लास में बोलिए जल्दी से आप लोग, नहीं तो फिर मीटिंग चालू करना पड़ेगा। अगला क्लास सर अब, ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। बारिश हो रहा है बहुत अच्छा, आप लोग बारिश का आनंद लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। यस सर। और होमवर्क बनाइए, होमवर्क बना के भेजिए। होमवर्क बना के भेजने का मतलब है कि नोट्स जो बनाते हैं वो हमको शेयर कीजिए। आप लोग न्यूमेरिकल 2 बना के भेज देते हैं, नोट्स तो 1-2 तो स्टूडेंट हैं, इतना काहे आज तक एक बार नोट्स ना भेजे हैं कुछ लोग। अब सोच लीजिए उनको हम क्या कहें। अब सोचते हैं कि सब हवा में काम हो जाएगा, हवा में काम नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही समझ लीजिए, हवा में काम नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, बस इतना ही सोच लीजिए, ठीक है। तो आज आप लोग थोड़ा मजा लीजिए, और हम भी क्लास को एंड कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा आधे घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए।